और साथ ही एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो हैं विकास सेठी साहब, राजेश पालिया साहब। तो पहले दोनों का स्वागत किया जाए बिगुल के साथ। राजेश पालिया साहब और सेठी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में 10 बज चुके हैं और आप दोनों एकदम समय से हैं भी और बिगुल भी बज चुका है। इसका मतलब जरूरी नहीं कि आप ही से शुरुआत की जाए कि 10 एसपीएल मिड कैप्स में आप अपनी पहले लॉन्ग टर्म पिक बताएं। 10 बजे का समय वैसे तो तय है कमोडिटीज के लिए, राइट? और नेहा जी बैठी है, तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए दोनों। पहले कमोडिटी मार्केट का अपडेट, फिर 11:30 बजे का विशेष शो और उसके बाद सेठी साहब नाराज तो नहीं हो रहे? नहीं तो नेहा जी रुक सकती है थोड़ी देर। पालिया साहब तो वैसे भी इतने, पालिया साहब तो कभी नाराज होते ही नहीं। तो नेहा जी बताइए कमोडिटी मार्केट का अपडेट। विकास सेठी सर को थैंक यू भी बोल देते हैं, राजेश जी को भी। हाँ, राजेश जी को भी थैंक यू बोलेंगे फॉर देयर पेशेंस। मैं क्विकली इसको बता देती हूँ। तो कमोडिटी मार्केट में बहुत सुस्त चाल यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे खुले थे, कच्चा तेल नीचे खुला था, गिरावट गहरा गई है, 5720 के पास है। ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं 1.5 से 2 हफ्ते के लोज के पास ट्रेड हो रहा है और प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। मेटल्स की भी बात करें तो यहां पर सुस्ती दिख रही है। जिंक खासतौर से पिटा हुआ, याद रखिएगा, इंटरनेशनल मार्केट में 2.5 साल के लोस पर है। उसी का असर घरेलू बाजार में भी दिख रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि रुपया आज कुछ कमजोर है। बहुत छोटे दायरे का ट्रेड हम देख रहे हैं बुलियन में। सोना चांदी बिल्कुल फ्लैट है, आप कह सकते हैं म्यूटेड ट्रेड है, जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा है। चांदी इस समय महज 50 अंक ऊपर है, 73,100 के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिख रहा है और लेड बिल्कुल फ्लैटिश ट्रेड है। तो ऑल इन ऑल आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सुस्त शुरुआत यहां पर कमोडिटी मार्केट ने की और 1 घंटे के ट्रेड में भी सुस्ती दिख रही है। और अब हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सुस्ती की वजह क्या है। तो आज फोकस होने वाला है सोने चांदी पर। जी हाँ, जबरदस्त एक्शन के बाद सोने चांदी में ये जो सुस्ती आ गई है, ये जो लल आ गया है, जो कि पिछले पूरे हफ्ते देखने को मिला और कीमतों पर दबाव बनाया है, तो सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर कहां गायब हो गई है बुलियन मार्केट की जो चमक थी। क्यों खरीदार जो है वो हाथ पीछे खींच रहे हैं और मार्केट को अब किस खबर का इंतजार है जिसके दम पर वापस से वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्ट्रेंथ सोने और चांदी दोनों में लौटती हुई दिखाई देगी। तो मिस मत करिएगा 11:26 पर हमारी खास पेशकश, कहां है खरीदार, किसका इंतजार। तो ये है आपके लिए विशेष 11:30 बजे का शो, कहां है खरीदार और किसका इंतजार। तो खरीदारी क्यों नहीं आ रही है और जिन लोगों को खरीदना है सोना चांदी, वो किस चीज का इंतजार करें, इस पर विशेष हमारा शो रहेगा। सोना तो सेठी साहब को बहुत पसंद है, कई बार रिकमेंड भी किया है, रिकॉर्ड टच करके आया भी है। लेकिन सोना BLW है वो। सोना BLW ज्यादा रिकमेंड करते हैं। तो सेठी साहब स्वागत है आपका, बताएं सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा। सोना BLW बहुत बार रिकमेंड किया हुआ स्टॉक है, हालांकि बहुत देर बाद अब परफॉर्म करना शुरू किया है। एक जबरदस्त कंपनी है, अगर ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को प्ले करना है तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बेट्स। और अनिल जी, आज का जो मेरा लॉन्ग टर्म स्टॉक है एक डिफेंस स्टॉक है। स्टॉक का नाम है भारत डायनेमिक्स, जो अभी 1015-20 के आसपास ट्रेड करता है। ये PSU स्टॉक है डिफेंस सेक्टर का। ये कंपनी मेनली गाइडेड मिसाइल्स, फिर टॉर्पीडोज और कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स और आकाश मिसाइल्स में भी इनका योगदान रहा। तो इस तरह की कंपनी है, एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है, फिर एक्सपोर्ट भी करती है। और जिस तरह से हमने देखा सरकार का फोकस है मेक इन इंडिया के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, और आए दिन ऑर्डर्स आते रहते हैं। आज भी ये सब डिफेंस सेक्टर के लिए बड़े ऑर्डर्स की अनाउंसमेंट करी है और खास बात यह है कि ये सब ऑर्डर्स डोमेस्टिक कंपनी से प्रोक्योर करने हैं, तो उसका बहुत बड़ा फायदा भारत डायनेमिक्स को होता है। फंडामेंटल्स बहुत ही जबरदस्त है, एक जीरो डेट कंपनी है, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, अच्छा खासा FIIs का एक्सपोजर है, जिसमें HDFC है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, LIC वगैरह है। मुझे लगता है ये स्टॉक परफेक्ट है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, 1300 का टारगेट है आगे वाले 9 से 12 महीने के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL, जहां खरीदारी करने की राय 9 से 12 महीनों का व्यू लेकर चले और करेक्ट खरीदारी टारगेट रखें आप 1300 रुपए का। पालिया साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, सुप्रभात सर। बताएं आपकी पसंद का शेयर लॉन्ग टर्म के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लॉन्ग टर्म पिक में जो स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है मैक्स हेल्थ केयर। ये स्टॉक को देखें तो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है।
पिछले कुछ हफ्तों में एक कंसोलिडेशन हुआ था, एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे देखने को मिला है। जिस तरीके से मंथली ईयरली चार्ट यहाँ पे प्लेस्ड है, हमें लगता है ये स्टॉक में जिस तरीके की तेजी यहाँ पे अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम में ये कंटिन्यू होते हुए दिखेगी और फर्दर यहाँ पे हमें जो लगता है टारगेट जो एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं यहाँ पे वो 630 से 650 तक के अपसाइड लॉन्ग टर्म में आते हुए दिख सकती है। तो मैक्स हेल्थ केयर को यहाँ पे बाय करने की सलाह है। कोई भी वॉलेटिलिटी में डिप्स मिलती है तो इसको ऐड किया जा सकता है, बाय एंड एक्यूमुलेट करें। स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे करीब 470 के आसपास का, अपसाइड के टारगेट 630 650 तक के। ओके, चलिए, तो दो लॉन्ग टर्म पिक्स आ गई हैं सेठी साहब और पालविया जी की तरफ से। बीडीएल पसंद आया है सेठी सर को, 1300 तक का टारगेट है और मैक्स हेल्थ केयर यहां पर फोकस रखिएगा। 9 से 12 महीने के टाइम फ्रेम में 630 और 650 तक का टारगेट अपसाइड में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, अब वक्त हुआ है हिमांशु जी की 10 की कमाई का। हिमांशु जी बताइए, आज इस समय 10 की कमाई में आपको क्या पसंद आ रहा है? बिल्कुल नेहा, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि सुला वाइनयार्ड्स ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि अभी हालांकि हाल ही की लिस्टिंग है, लेकिन इसका चार्ट फॉर्मेशन जितनी भी ड्यूरेशन का अवेलेबल है काफी अट्रैक्टिव है और काफी स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आ रहा है। 450-452 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। इसमें ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करके चलने की सलाह रहेगी। 435-440 तक अगर कोई भी आने वाले दिनों में टिक मिलता है वहां पे खरीदारी करें। मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक एक काफी अच्छी तेजी दिखाने का पोटेंशियल रखता है और अगर आप इसको 3 से 4 महीने का समय दें तो 530-580 तक के टारगेट सुला वाइनयार्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर खरीदारी करें और अगर चाहें तो 400 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो आप पूरा कंपनी का प्लांट वगैरह सब ये सब चेक करके आए हैं आप? नहीं जी, अभी मौका नहीं लगा, वो बंसल जी के साथ ड्यू है। बंसल जी के साथ जाएंगे? कोई विशेष वजह बंसल जी के साथ जाने की? क्या आप मतलब ये समझते बंसल जी इस मामले में आपसे ज्यादा एक्सपर्ट है? अनिल जी हर मामले में वो मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट है, इस मामले में तो मतलब उनकी जो तजुर्बा है वो काफी अच्छा है। हाँ। और सबसे बड़ी बात है अनिल जी, बड़े बड़े वाइनयार्ड होते हैं तो एक अच्छी कंपनी चाहिए वहां पे जरूर ये सब करने के लिए। अच्छा, ओ सो यू आर द बेस्ट कंपनी इन बंसल साहब। वाह, क्या बात है। वैसे तो तजुर्बे की जहां तक बात है, हम सबका कलेक्टिव एक्सपीरियंस मिलाकर भी अगर देखें तो बंसल जी उससे आगे निकल जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। तो सुला विनयार्ड ये है आपके लिए स्टॉक जो लॉन्ग टर्म के लिए, सॉरी 10 की कमाई के लिए हिमांशु जी को है पसंद। आइए बढ़ते आगे और बर्जर पेंट्स आज अपने नतीजे पेश करेगा। आइए पहले अनुमान देख लेते हैं किस तरह के रिजल्ट हो सकते हैं। नूपुर हमारे साथ है अनुमान लेकर। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, एशियन पेंट और कंसा नेलो के बाद उम्मीद तो ये है कि बर्जर पेंट के भी नतीजे अच्छे ही रहने वाले। कंपनी की आय 13% से इस बार बढ़कर करीबन 2470 करोड़ के आसपास आ सकती है। कामकाजी मुनाफा देखें तो 13% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं, करीबन 400 करोड़ के आसपास कामकाजी मुनाफा भी आ सकता है और जो मुनाफा होगा वो भी 8% से बढ़कर 240 करोड़ के आसपास आते दिखेगा। मार्जिन फ्लैट रहने की उम्मीद है, 16% के मार्जिन किए थे कंपनी ने पिछले साल इसी समय पे, तो इस बार भी 16% के मार्जिन आ सकते हैं, लेकिन 13 से 14% की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर ग्रॉस मार्जिन देखें तो करीबन 38% के ग्रॉस मार्जिन आ सकते हैं। गिरते हुए जो क्रूड के दामों का इम्पैक्ट यहाँ पे दिखेगा, जिसके चलते ग्रॉस मार्जिन में सिक्वेंशियल और वाई बेसिस पे आपको इंप्रूवमेंट भी हो सकता है। सब बाजार का ये मानना है कि कंपनी ने जिस हिसाब से अपने दामों को बढ़ाया है वो पास ऑन नहीं करने वाले, अब वो प्राइस कट नहीं लेने वाले। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री प्राइस हाइक को प्राइस कट दोनों पर ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ ही साथ रूरल डिमांड पर भी एक बड़ा चंक आता है इस कंपनी के लिए, तो वहां से मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी। और प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट जो 25% की आय का योगदान होता है, यहाँ पर कैसी ग्रोथ आउटलुक है उस पर मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो 13 से 14% वॉल्यूम ग्रोथ लेके चल रहे हैं, मार्जिन बिल्कुल फ्लैट 16% के आ सकते हैं। प्राइस कट को लेकर एक्सपेक्टेशन है कि नहीं करेगी कंपनी, तो इस पर मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, तो ये है बर्जर पेंट्स। यहाँ पर 13-14% की वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान है, लगभग एशियन पेंट्स के बराबर। जनरली एशियन पेंट्स से 1-2% इनकी ज्यादा ही होती है, लेकिन फिर भी इस बार वैसे भी अंदाजा एशियन पेंट्स भी 13-14%, 14-15%। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन नंबर्स बड़े स्ट्रॉन्ग आए थे एशियन पेंट्स के, गंजाई नेरोलेक के, और उसके बाद इससे भी अच्छे नंबर्स की उम्मीद। नतीजे के पहले कोई एक्शन करना चाहिए क्या, ये समझना जरूरी। तो जरा एक बार कुणाल जी चार्ट्स पर नजर डालिए बर्जर पेंट्स।
अनिल जी देखिए, लगातार हम लोग खरीदारी की राय देते आए हैं बर्शर पेंट्स पर, और अनिल जी लगातार स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। अभी भी बहुत दमदार स्ट्रॉन्ग चार्ट है, और जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल नीचे के लेवल्स पर जिन्होंने ली तो बिल्कुल बने रहे, और मुझे लगता है कि और बड़ा अपसाइड बनेगा। एक माइनर कंजेशन 640 के आसपास चार्ट पर दिखता है, ये लेवल्स निकल जाए तो स्टॉक पे आपको 665 670 के भाव भी आते हुए दिखे। ओके, तो ये है बर्जर पेंट्स पर आपके लिए नतीजों से पहले राय। आइए बग्गा साहब भी हमारे साथ है, बग्गा साहब से भी मुलाकात की जाए। और एक खास बात जो बग्गा साहब से मैं जानना चाहता हूँ, काफी लोग ये जानना समझना चाहते हैं कि कर्नाटक के चुनाव के जो नतीजा हैं उनका असर आज और अब तक जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं सर, उस पर किस तरह का पड़ेगा बाजार पर। आज का तो रिजल्ट दिख रहा है, कोई खास असर दिख नहीं रहा, बाजार डे हाई पर आ गए हैं, इनफैक्ट पूरे रनअप के हाईएस्ट लेवल पर चल रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में कुछ बड़ा असर बाजार पर आगे चलते हुए दिखता है सर? नहीं अनिल जी, ये स्टेट इलेक्शंस का ज्यादातर असर नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि मार्केट क्या चाहता है, क्लैरिटी। तो अगर किसी भी पक्ष का इस तरह का बहुमत आता है तो उसको वेलकम किया जाता है मार्केट द्वारा। सो ओवरऑल इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। आज हम जिस तरह से देख ही रहे हैं, अच्छी रिकवरी हुई, हमारे मार्केट्स ने अच्छा प्रदर्शन किया अभी तक, तो और फ्लोस पर भी कोई इतना असर नहीं है। अब आगे जाते हुए क्या देखना है कि नेशनल इलेक्शंस हैं अगले साल, उसके पहले आप देखेंगे कि 2-3 और बड़े प्रांतों के इलेक्शन हो जाएंगे। वो 2019 में भी यही हुआ था कि एक पार्टी पिछड़ी थी स्टेट इलेक्शंस में, बट फिर नेशनल इलेक्शंस में आगे बढ़े। तो मार्केट्स ये भी देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट है 2019 का कि नेशनल इलेक्शन अलग तरीके से वो ज्यादा प्रेसिडेंशियल तौर पे लड़े जा रहे हैं, और उनके मुद्दे अलग हैं, और प्रांतीय इलेक्शन जो है उसके लोकल मुद्दे हैं। तो इस तरह से मार्केट काफी मैच्योर है, और फॉरेन निवेशक भी मैच्योर है। और जिससे भी मेरी बात हो रही थी, वीकेंड को भी 2-3 कॉल्स आए थे बाहर से लोगों के, सब समझ रहे थे कि इसका अहमियत है जरूर कर्नाटक के इलेक्शन के रिजल्ट की, बट जो हमने फिर समझाया वोट शेयर और साथ में जो नेशनल इलेक्शन के मुद्दे जो अलग रहते हैं, उसके बाद वो यही लोग कह रहे थे 2019 में भी ऐसा ही हमने देखा था, और काफी कॉन्फिडेंट थे लोग मार्केट के बारे में। तो फिर कहूंगा डोमेस्टिकली भारत में मुझे इश्यूज नहीं दिख रहे, ग्लोबल इशू आएगा हमारे लिए, और उससे हमें सावधान रहना है। अमेरिका का जो प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली जो क्रेडिट में कॉन्ट्रैक्शन है, और उसमें जो ग्लोबल डबल इंजन है अमेरिका और चाइना, तो वो चाइना में इतना अच्छा नहीं है। कल चाइना के नंबर बड़े दमदार आएंगे, साल 10 साल के। कल उनका इन्वेस्टमेंट नंबर, फैक्ट्री ऑर्डर, ये सब आने वाला है, बहुत तगड़े नंबर आएंगे, बट वो डिस्काउंटेड है क्योंकि पिछले साल इस टाइम पे शंघाई और बड़े बड़े शहर लॉकडाउन में थे अनिल जी। तो कल नंबर अच्छे आएंगे, बट वो बेस इफेक्ट के कारण अच्छे आएंगे। उसको हमें मंथ बाय मंथ, क्वार्टर बाय क्वार्टर में देखना पड़ेगा। ईयर ऑन ईयर का नंबर कल थोड़ा मिसलीडिंग आएगा चाइना का, हो सकता है थोड़ा उससे उछाल भी आए एशियाई मार्केट्स में, बट चाइना में इतना तेज ग्रोथ नहीं आ रहा है। जैसे आप सवेरे भी बता रहे थे कि कमोडिटीज, मेटल्स भी शाइन नहीं कर रहे, तेल 4 हफ्ते से नीचे है और बिल्कुल दिशाहीन चल रहा है। चाहे सप्लाई रोकी है ओपेक प्लस ने, काफी सप्लाई पे पाबंदी है, बट ओवरऑल चाइना जब तक तेजी से पॉलिसी स्टिमुलस नहीं लाता और बढ़े 5% से ऊपर, तब तक हमारे लिए चेतावनी है, क्योंकि यूएस तो स्लो डाउन आ रहा है। यूएस कॉर्पोरेट ऑलरेडी दिखा रहे हैं स्लो डाउन। ओके, तो नेहा जी, हाँ जी, आपको सवाल का जवाब मिल गया? हाँ, सर नेहा मुझे पूछी थी, मुझे बग्गा साहब से चाइना पे सवाल पूछना है। लो कर्नाटक में चाइना आ गया आपका, 2 in 1। ओके, Satisfied? धन्यवाद। हाँ, और चाइना भी आ गया, ओपेक भी आ गया। ओपेक भी आ गया, तो ऑल डाउट्स क्लेरिफाइड। चलिए अब 10 की कमाई का स्टॉक राकेश कुणाल जी से लेते हैं। सर बताइए। 10 की कमाई में नेहा, मैंने और राकेश जी ने आज चुना है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। आज नहीं कुणाल जी, एक मिनट कुणाल जी, नहीं
मैं चेक करूंगा बंसल जी से, मेरे को लग रहा भूल है बंसल जी, यही कि कोई दूसरा था, भूल गए, पक्का भूल गए। उम्र का असर साफ दिख रहा है कुणाल जी में। नहीं अनिल जी भूला नहीं, अनिल जी चार्ट नहीं खुल रहा था, अनिल जी सुनिए। नहीं, पहले बंसल जी बोले। नहीं भूल गए अनिल जी। हाँ बंसल जी पूरा बोलिए। नहीं अनिल जी स्टॉक तो यही है, अनिल जी भूल गए थे, मैं डर गया अनिल जी, अभी मुझसे चार्ट खुलवा के नया काम करवाएंगे, नए स्टॉक में नए टारगेट नहीं करवाएंगे, कुछ और ना बोल दे अनिल जी। स्टॉक तो यही है, बट अनिल जी भूल गए थे, टाइमली याद आ गया इनको। आपके डर से याद आया, बाकी तो याद भी नहीं आता है। जी कुणाल जी अब बताए, आपको याद हो गया, अब सब बता दे जो भूले थे। अनिल जी देखिए, सबसे पहले सफाई दे दूं, अनिल जी भूला नहीं था, अनिल जी चार्ट हैंग हो गया था, तो अनिल जी दूसरे सॉफ्टवेयर में चार्ट खोला, इसमें अनिल जी कुछ 30 सेकंड का समय लग गया। इसकी सफाई कैसे दी जाती है मैं बताता हूँ, आगे से आपके बहुत जगह काम आएगा ये। मैं भूला नहीं था, मुझे याद नहीं रहा बस। हाँ, ये बहुत काम आएगा आपके। जी सर आप बताइए। तो अनिल जी शेयर तो वही है अनिल जी, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, जिसको पहले भी मैंने और राकेश जी ने नीचे के लेवल्स पर रेकमेंड किया है। स्टॉक में जबरदस्त ब्रेकआउट आज के ट्रेड में हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन हमारी राय गिरावट में खरीदारी की है, तो कोई जल्दबाजी नहीं है। स्टॉक कंसोलिडेट होने दें, थोड़ा नीचे आ जाए, नीचे के स्तरों पर धीरे धीरे करके इसको अक्यूमुलेट करें। शानदार आउट परफॉर्मेंस इस स्टॉक से देखने को मिली है और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी, तो गिरावट में अक्यूमुलेट करें क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी बेहतरीन टेक्निकल चार्ट है, इसको पहले हमने एक बार 1000 के अराउंड रिकमेंड किया था, उसके बाद स्टॉक ने करेक्शन ली, तो नीचे में हमने 960 के अराउंड भी रिकमेंड किया था। अब 1050 के अराउंड चल रहा है। इन स्तरों पर हल्की फुल्की करेक्शन में क्रेडिट एसएस ग्रामीण में निवेश की राय है। हमारे टारगेट्स हैं 1500 प्लस के, और ये टारगेट्स एक साल का नजरिया बना के इसमें निवेश की राय है। हाई कन्विक्शन है, 1500 प्लस के टारगेट के लिए क्रेडिट एसएस ग्रामीण में निवेश की राय है। और इसके साथ साथ अनिल जी एक चीज बोलना चाहूंगा, आज मैंने सोचा था 10 की कमाई का जब आएगा तो मैं अपना ऑब्जेक्शन रेज करूंगा कि आप हमेशा शुरुआत हिमांशु जी से करते हैं, बट हिमांशु जी ने जितना आदर सम्मान प्यार अनिल जी दिया, तो वो शिकायत तो अनिल जी भूल गया। तो अनिल जी जी बिजनेस पे ना जितनी रिस्पेक्ट, जितना आदर सम्मान मिलता है, इतना अनिल जी मुझे तो कहीं और मिलता नहीं है। दैट्स द रीजन अनिल जी आई लव जी बिजनेस और आई लव यू अनिल जी। कहीं और तो कहा, आप खाली जी बिजनेस के अलावा तो कहीं और चैनल पे जाते नहीं, बाकी तो घर ही है। घर और अनिल जी बाहर की बात ही कर रहा हूं मैं। अच्छा ओके, बाहर दोस्तों के, ओके तो ऐसा बोलना है जी बिजनेस और घर पर, बाकी जगह थोड़ा ठीक है। मैं कुणाल जी को समझा दूंगा, चिंता ना करें। ओके, तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण ये है वो स्टॉक जहां 1500 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी कर दिख रहा है। आइए पालविया साहब से जाना जाए उनका पोजिशनल पिक। मैक्स हेल्थ केयर उन्होंने लॉन्ग टर्म के तौर पर चुना है, बताएं सर। सो पोजिशनल पिक में अनिल जी रहेगा कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ये स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से करेक्शन के बाद अब वीकली सेटअप पे एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिखा है। स्टॉक ने अपने शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म सेटअप के हिसाब से अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छा रिकवरी का ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। डेली सेटअप पे देखें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना के ब्रेकआउट भी यहाँ पे आते हुए दिखा है। हमें लगता है कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे बाय करना चाहिए। पोजिशनल बेसिस पे अपसाइड के टारगेट जो आ सकते हैं इसके वो आना चाहिए करीब यहाँ पे 215 रुपए से लेके 225 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 140 के आसपास। ओके 140 140 के स्टॉप लॉस के साथ कैपेसाइट इंफ्रा यहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई पालविया साहब की तरफ से। बताएं सेठी साहब आपकी पोजिशनल पिक। बिल्कुल अनिल जी, आज का जो मेरा पोजिशनल स्टॉक है, स्टॉक का नाम है रूट मोबाइल, जो अभी 1330 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक जबरदस्त कंपनी है ये कंपनी। ओटीटी प्लेयर्स और जो मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स है इनको क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। कंपनी स्मार्ट सॉल्यूशन इनको प्रोवाइड करती है मैसेजिंग के स्पेस में, वॉइस और ईमेल, इन सब स्पेस में। ग्लोबल ऑपरेशंस है फ्रॉम 20 कंट्रीज, और अब हाल ही में इन्होंने सऊदी अरबिया में भी स्टार्ट किया अपना काम। और बाकी एक कंपनी बहुत ही जल्दी एक मोबाइल फ्रॉड को एड्रेस करने के लिए भी एक प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट में लॉन्च करने जा रही है। तो एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनी है। अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, दिसंबर तिमाही भी देखेंगे तो जबरदस्त था। 85 करोड़ का पैट था जो पिछले साल दिसंबर तिमाही में 48 करोड़ का पैट था। एक जीरो डेट कंपनी है
और अच्छे खासे इसमें रिनाउंड इन्वेस्टर्स है, एबेकस भी है इसमें, बाकी एफआईज डीआईज भी जैसे गोल्डमैन है, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, निपॉन वगैरह इन्वेस्टेड है। और कंपनी ने 1700 के लेवल पे अपना बाईबैक किया कुछ क्वार्टर्स पहले। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे स्टॉक बिल्कुल एक अच्छा लगता है। पोजिशनली मेरा इसमें टारगेट है 1400 रुपए का, 1300 का स्टॉप लॉस रखना। ओके, 1300 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। रूट मोबाइल में ये राय आपके लिए आती हुई इस वक्त सेठी साहब की तरफ से टारगेट 1400 का। वाह, स्टॉप लॉस 1300, टारगेट 1400। बीडीएल का भी टारगेट 1300। तो सेठी साहब आज सारे टारगेट आपके ऐसे राउंड फिगर में आएंगे, 1300, 1400, आगे वाला तीसरा भी जो आएगा चेक कर लो। राउंड फिगर मतलब नहीं, 100 वाला राउंड फिगर नहीं होगा, 10 वाला राउंड फिगर। 10 वाला भी राउंड फिगर होता है क्या? 100 वाला होता है राउंड फिगर तो। अब शॉर्ट टर्म पिक देनी है। हाँ। अगर स्टॉक है अभी जैसे आपकी उम्र समझो 62 है, हम ऐसे राउंड फिगर में 70 थोड़ी कर सकते हैं। ओके, सेठी साहब की तरफ से रूट मोबाइल खरीदारी करने की राय 1400 के टारगेट के साथ 1300 का स्टॉप लॉस। आइए बढ़ते आगे और वक्त है हमारी खास सीरीज मार्केट आउटलुक का। भारतीय बाजारों का 25 साल से ज्यादा लंबा गहरा अनुभव रखने वाले इन्वेस्टमेंट लिटरेसी.com के सीईओ और मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट कुंज बंसल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्हें यूटीआई, रिलायंस म्यूचुअल फंड और कोटक ग्रुप जैसे दिग्गज संस्थानों में काम करने का लंबा गहरा अनुभव है। और आपने बैचलर्स की डिग्री हासिल की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और साथ ही मास्टर्स किया है मैनेजमेंट स्टडीज में NMIMS कॉलेज से, मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत है कुंज सर आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। शुरुआत पहले एक बार नतीजों का सीजन जोरों पर चल रहा है, वहीं से की जाए। बताएं सर, कैसा लगा है अब तक आपको और आगे के लिए संकेत क्या है? तो मुझे आप पर्सनली पूछेंगे तो जो Q4 के नंबर्स आए हैं थोड़े से, मुझे लगता है मेरी एटलीस्ट मेरी और इन जनरल मार्केट की भी एक्सपेक्टेशन की मैं बात करूं तो उससे कमजोर है। तो उसमें दो बातें हैं, एक तो पहले ही मार्केट एक्सपेक्टेशन ही कम थी, सबड्यूड थी, उस पे भी कम आए हैं। और कम को मैं और क्लैरिफाई कर दूं कि टॉप लाइन ग्रोथ तो चलो फिर भी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन रही है, बट बॉटम लाइन ग्रोथ में कहीं ना कहीं मार्जिन इंप्रूवमेंट का इन जनरल ओवरऑल ब्रॉडली एक्सपेक्टेशन था, उतना नहीं हुआ है। एक उम्मीद थी कि कमोडिटी प्राइसेस जो करेक्ट हो रहे हैं और जो कुछ कमोडिटी कंपनीज के नतीजों में भी दिखा है, उसका फायदा कमोडिटी यूजर कंपनीज को मिलेगा। वो संभव उतना फायदा वो उठा नहीं पाए, उसके कई कारण रहे होंगे। पिछली क्वार्टर्स की हाई प्राइसेस की, कम रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री चल रही होगी। दूसरा, थोड़ा सा सेल्स कम रहने से ऑपरेटिंग लीवरेज का बेनिफिट नहीं मिला, तो उस वजह से तो ये मोटा मोटी हम बोले तो एक एक्सपेक्टेशन से थोड़े से सबड्यूड रहे हैं। और उसमें जैसा हम सभी जानते हैं कि सेक्टोरली ऑफकोर्स अलग अलग नतीजे आए हैं। ठीक बात है, तो नंबर्स उतने तोड़फोड़ मजबूत है नहीं जितना हो सकते थे, या थोड़ी सी उम्मीद से रहे कमजोर। लेकिन एक और बड़ा ट्रिगर जो बाजार के लिए आज लोग मानकर चल रहे थे, समझ के चल रहे थे, कर्नाटक चुनाव के नतीजे जो आए, उसका किस तरह का असर आप बाजार पर पड़ते हुए देखते हैं? और आगे क्या उसको देखते हुए लोग काफी ये मान रहे हैं, सोच रहे हैं कि शायद पॉपुलिस्ट मेजर्स आते हुए दिखे अगले लोकसभा चुनाव के पहले। क्या ऐसा सोचना ठीक है? तो दो तीन बातें हैं कि एक तो और अब इस बात को कहने का मतलब नहीं है क्योंकि नतीजा आ चुका है और उसके बाद पहले दिन का बाजार खुल चुका है, करीब 1 घंटे का। आगे आने वाले समय में क्या होगा मुझे पता नहीं, पर फिर भी इंडियन बाजार इतने सालों में मार्केट कैप की टर्म्स में, लिक्विडिटी की टर्म्स में, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन की टर्म्स में, डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पार्टिसिपेशन की टर्म्स में, नंबर ऑफ कंपनीज के टर्म्स में इतना बड़ा हो गया है कि स्टेट असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट्स का असर बाजार पे नहीं आता है। ये पहले भी देखा है और मेरे को लगता है आज भी यही कारण है। जैसा मैंने कहा, इस बात को कहने का मतलब नहीं क्योंकि सब लोग सोचेंगे कि अब तो बाजार का इंडेक्स देख के आप ये व्यू दे रहे हैं, पर फिर भी मेरा ये व्यू रहा है। अब उसको हम और आगे चलाएं तो उसके दो और एक्सटेंशन है कि एक तो उसका मीडियम टर्म में कहां फर्क पड़ेगा। जीएसटी कमिटी में एक जो गवर्नमेंट की लाइन में बोलने वाली आवाज एक स्टेट से थी वो कम हो गई है, तो उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि अब जीएसटी कमिटी की वर्किंग मोर और लेस रिफाइंड हो गई है इतने सालों में। पर फिर भी हम एक नाम के लिए देखें तो, और थोड़ा सा हम एक्सटेंड करें पॉलिटिकली, जो मेरा एरिया नहीं है पर फिर भी बोलते हुए, राज्यसभा की सीटों का कुछ फर्क पड़ जाएगा। और अब जो फाइनली आपने पूछा कि उसका ब्रॉडर लोकसभा वगैरह तक के इंपैक्ट सोचें, तो पहली बात तो जैसे मैंने कहा पॉलिटिकल मेरा प्रैक्टिस नहीं है, बट ये ही करीब करीब सिचुएशन पिछले 2019 के चुनाव में भी थी, जब 19 के चुनाव के पहले एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ने 3-4 स्टेट लूज किए थे, मेनली राजस्थान और मध्य प्रदेश
तो मुझे याद है शायद छत्तीसगढ़ भी उसमें था। पर उसके बाद 2019 में फिर से सेम पार्टी बीजेपी रिपीट हो गई थी। तो अब वही ट्रेंड होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, बट नेट नेट मार्केट टर्म्स में मुझे नहीं लगता है स्टेट असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट्स का कोई असर होगा। ठीक बात है। तो ये आपके लिए बहुत लंबा असर तो पड़ने वाला है नहीं, शॉर्ट टर्म जो होगा होगा। एक महंगाई के आंकड़े भी आए हैं सर वीकेंड पर, 4.5% के आसपास 18 महीनों के निचले स्तरों पर। क्या इससे कुछ पॉजिटिव असर पड़ने की उम्मीद रखी जाए? जी हाँ, मुझे लगता है कि ये बहुत ही, तो इसमें दो तीन चीजें हुई है। एक तो आरबीआई गवर्नर का ऑलरेडी स्टेटमेंट आ चुका है कि इन लाइन विद उनकी एक्सपेक्टेशन हुआ है, और उस हिसाब से जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट पॉज किया था, शायद उनको कहीं ना कहीं अपनी एनालिसिस में या वो जो इंटरनल एक्सपेक्टेशन बनाते होंगे, फोरकास्ट बनाते होंगे, उनको लग रहा होगा कि सीपीआई टर्म्स में इन्फ्लेशन नीचे आने की उम्मीद है, तो वो एक बहुत अच्छा हुआ है। इसका जो मेजर इम्पैक्ट आएगा, और जो हम अब और आगे बात करेंगे कि अब अगर बाजार पे क्या व्यू लें, या जैसा हम बात कर रहे थे कि Q4 के नतीजे थोड़े से सबड्यूड रहे हैं, तो एक बार जब इंडियन कंज्यूमर को, इंडियन सिटीजन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब महंगाई और नहीं बढ़ रही है, तो वो फिर से बाजार में कुछ ना कुछ खरीदारी करने आएगा। अब बढ़ती महंगाई के चलते हमने 2-3 क्वार्टर में देखा है कंज्यूमर गुड्स की भी सेल्स कम हो गई थी, ग्रोथ रेट कम हो गई थी, ऑटोमोबाइल में 2 व्हीलर की ग्रोथ रेट कम हो गई थी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की ग्रोथ रेट्स कम हो गई थी। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा फायदा होगा कि भले इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आए, पर अगर इन्फ्लेशन नीचे आने लगता है या इतना भी कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, तो आम आदमी अपनी बजट को फिर से थोड़ा सा रीअरेंज करके बाजार में आएगा और खरीदारी करने लगेगा। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है, और लग रहा है कि सस्टेनेबल भी है। तो ये एक पॉजिटिव है मार्केट के लिए और एक्सपेक्टेड कंजम्पशन डिमांड के लिए। तो ये बिल्कुल बाजार के लिए एकदम पॉजिटिव है, ये साफ नजर आ रहा है। अब सर, भारतीय बाजार लाइफ टाइम हाई के बेहद नजदीक है। निफ्टी तो, बैंक निफ्टी तो मुश्किल से 200 पॉइंट बचा है, निफ्टी में भी 500 पॉइंट 400 पॉइंट का ही अब अंतर रहा है। लाइफ टाइम हाई के आसपास बाजार पर बुलिश रहें, पॉजिटिव रहें, बेरिश रहें, सावधान रहें, क्या मतलब क्या व्यू रखना चाहिए? तो इसके पहले कि मैं व्यू दे दूं, एक दो नंबर्स हमारे दर्शकों के लिए कॉन्टेक्स्ट में डाल दूं कि भले हम लाइफ टाइम हाई के पास हैं, पर हम उसको दूसरे तरीके से देखें तो हम 2 साल पहले के इंडेक्स पे बैठे हैं करीब। तो इफेक्टिवली कहने का मतलब ये हो कि 2 साल में बाजार ने कोई रिटर्न नहीं दिया है। ऑफकोर्स उस बीच में नीचे आया है बाजार, मेरे ख्याल से 15,800 या 15,200 ऐसा कुछ निफ्टी गया था, और ऊपर में करीब 19,000 का निफ्टी भी गया है, जहां हम धीरे धीरे उसके पास आ रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा, दोनों तरीके हैं देखने के कि हम लाइफ टाइम हाई के पास में बैठे हैं, और या ये है कि 2 साल में रिटर्न नहीं आया है। एक और शॉर्ट टर्म में हम देखें तो पिछले 1-1.5 महीने में करीब 7-8% बाजार ऊपर आ गया है, तो वो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने वाला साइन है। आने वाले समय में क्या व्यू होगा, मुझे लगता है मार्केट यहां से थोड़ा सा रेंज बाउंड ही रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जाने लगेगा। नीचे जाने के लिए भी अभी फैक्टर्स कम दिख रहे हैं, और वो कम दिख रहे हैं इसलिए कि एक तो इतनी जियोपॉलिटिकल और बीच बीच में काफी न्यूज फ्लो होने के बाद भी क्रूड प्राइस जो है वो एक बहुत ही रेंज में चल रहा है, नीचे नहीं है पर ऊपर भी नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव है हमारी जैसी ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी के लिए। तो एक वो फायदा है। जैसा मैंने पहले कहा था, कमोडिटी प्राइसेस 20 से 40% पिछले 7-8 महीने में गिरे हैं, और वो बहुत सारी कमोडिटी कंपनीज के जो नतीजे आए हैं उनमें क्लियरली रिड्यूस्ड सेल्स ग्रोथ और बहुत शार्प प्रेशर इन मार्जिन्स में भी दिख रहा है, तो वो एक अच्छा है। तीसरा, हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, तो वो कंट्रोल में आता दिख रहा है, और उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट्स हाइक रुक जाएंगी। बहुत ही अच्छा होगा अगर इंटरेस्ट रेट कम आने लगे तो ये सब चीजों के चलते हुए वापस से हम कंजम्पशन डिमांड भी पिकअप होते हुए देखेंगे। लिक्विडिटी की अगर हम बात करें तो मई के महीने में करीब $3 बिलियन FIIs का पैसा आ गया है, तो एक पॉजिटिव है। इनफैक्ट उस मई के महीने का 15 दिन का अगर हम पैसा मिला लें तो कैलेंडर ईयर 2023 में नेट FII फ्लोज पॉजिटिव टर्न हो गया है, मार्जिनली भले, और वो एक लगता है सस्टेनेबल है, बट फिर भी मान लो अगर ऊपर नीचे जाता है तो वो एक फैक्टर रहेगा। तो इन सब नेट चीजों के चलते हुए मुझे लगता है बाजार पे ओवरऑल मीडियम टर्म में धारणा अंडरलाइन पॉजिटिव है, बट बहुत तेजी से सडनली बढ़ने लगेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। व्यू डायरेक्शन पॉजिटिव है, लेकिन बहुत तेजी से भागेगा इसकी संभावना है कम। अब आइए, क्या पसंद है आपको इस बाजार में, ये समझा जाए कि कहां पैसा लगाना आप पसंद करेंगे? तो मुझे लगता है हम सेक्टोरली देखें तो हम बात करते ही आए हैं कि हमको रिजल्ट्स पे व्यू लेना पड़ेगा जो आए हैं और जिनका एक्सपेक्टेशन है, और ऑफ कोर्स वैल्यूएशन और स्टॉक प्राइस मूवमेंट पे। तो मुझे लगता है सेलेक्टिवली बैंकिंग में अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, हालांकि कंजम्पशन डिमांड कम रही है, पर फिर भी लोन ग्रोथ हो रही है, और उसका लार्ज हिस्सा रिटेल लोन ग्रोथ से भी आ रहा है। तो वो एक पॉजिटिव है सेक्टर, जहां पे अभी भी
कई जगह स्टॉक प्राइसेस करेक्टेड है, वैल्यूएशन करेक्टेड है 52 वीक हाई से या लाइफ हाई से, तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं। कैपिटल गुड्स एक ऐसा सेक्टर है जिसके बहुत ही अच्छे नतीजे आ रहे हैं। तो ये जो हम सबड्यूड नंबर्स की बात कर रहे थे, वो कैपिटल गुड्स में कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। इनफैक्ट टॉप लाइन में भी ग्रोथ हुई है और ऑपरेटिंग लीवरेज टॉप लाइन ग्रोथ का होने की वजह से उन्होंने फायदा लेके मार्जिन्स भी काफी इंप्रूव किए हैं, पर उसके साथ साथ स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। तो मुझे लगता है जब भी करेक्शन आए बाजार में या कैपिटल गुड सेक्टर में या स्टॉक प्राइसेस में, तो अभी भी जिस हिसाब से ऑर्डर बुक की कंपनीज ने बात की है और अपनी एनालिस्ट कमेंट्री दी है, वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और सेलेक्टिवली ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी में भी मुझे लगता है अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऑटो, बैंक्स, ऑटो एंसिलरी, कैपिटल गुड्स, ये हैं वो सारे के सारे सेक्टर्स जहां पर आपके लिए खरीदारी करने का मौका है। लेकिन जो कोई भी सेक्टर ऐसे हैं जो ग्लोबल मार्केट से कनेक्टेड है, जैसे कि ऑयल और साथ ही साथ मेटल्स, यहां पर रखनी है आपको सावधानी। ये राय आपके लिए कुंज सर की तरफ से आती हुई दिख रही है। कुंज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार पर सारे मुद्दों पर अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने रखी। 18,380 दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास ट्रेड करते हुए बाजार और 44,000 के बेहद करीब पहुंचने की कोशिश करता हुआ इस वक्त आपको बैंक निफ्टी नजर आएगा लगभग 43,950 के आसपास। छोटे से ब्रेक का वक्त, ब्रेक के उस पार आपके लिए आ रही शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है आप सबका न्यूज फॉर यूज में। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी से जिससे आपकी मुलाकात पहले कभी हुई नहीं, और ऐसी कंपनी से करवा रहे हैं जो लिस्टेड भी नहीं है। फिर भी आप सोच रहे होंगे कि इस कंपनी से हम आपकी मुलाकात क्यों करवा रहे हैं। तो पहले मैं आपको कंपनी का नाम और पूरा डिस्क्रिप्शन बता दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मुलाकात करवाने जा रहे हैं। आपके लिए बेहद काम की और बेहद इंटरेस्टिंग है। कंपनी का नाम है ONDC। जी हाँ, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये है कंपनी का नाम। दिसंबर 2021 में से सेक्शन 8 कंपनी के तौर पर गठन किया गया था। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और प्रोटीन ईगो टेक्नोलॉजीज इसके फाउंडर मेंबर्स हैं। ONDC में जिन जिन कंपनियों ने निवेश किया वो नाम आप सारे जानते पहचानते हैं, मसलन BSE, NSE, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, CDSL, SBI, ये सारे इस कंपनी में इन्वेस्टर्स हैं। अब इस कंपनी की कमान जिनके हाथ में है, मैं उनसे आपका परिचय करवा दूं। टी कोशी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कोशी साहब IIM बेंगलोर के छात्र रहे हैं। NSDL की जो फाउंडर टीम थी उसके मेंबर भी कोशी साहब रहे हैं, और देश की UID प्रोजेक्ट समेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स में सर की बड़ी भूमिका है, और देश में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़े हुए सारे अहम प्रोजेक्ट्स शुरुआत करने में सर का बड़ा रोल रहा है। साथ ही पेंशन सिस्टम्स में जो बदलाव, टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क और GST लागू करने के लिए जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो स्ट्रेटेजी बनाने का काम था, उसमें भी कोशी साहब का बड़ा योगदान है, और आप सेबी के सदस्य के तौर पर भी रह चुके हैं। ये सारा अनुभव रखने के बाद सर ने ONDC का काम संभाला है। आज ONDC सुर्खियों में इसलिए है कि कई सारी ई-कॉमर्स कंपनियां जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सारी कंपनियां हैं जिन पर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। कई सारी ऑनलाइन फूड और ग्रोसरी डिलीवरी कंपनियां हैं जैसे कि जोमेटो, स्विगी वगैरह, जहां पर आप खाने पीने के ग्रोसरी के ऑर्डर देते हैं। इनके कंपटीशन में ONDC उतर रहा है। तो एक बार जरा समझा जाए कोशी साहब से कि क्या एग्जैक्टली प्लान है ONDC के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं हिंदी में जवाब दें, इंग्लिश में कंफर्टेबल है इंग्लिश में, और अगर आप मेरा सवाल न समझ पाए तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं इंग्लिश में आपसे सवाल रिपीट करूंगा। सबसे पहला मेरा जो सवाल है ONDC को लेकर, एग्जैक्टली ONDC का कारोबार क्या है, क्या बिजनेस है, क्या कामकाज ONDC करता है? Thank you. As you would have realized that since I'm from South India, I'm not so very fluent in Hindi. No problem. But so मैंने हिंदी और इंग्लिश के मिक्स करके बात करेगा. Sure sir. So what is ONDC trying to do? अब अभी का ई-कॉमर्स में आप देख लीजिए, 2 या 3 प्लेटफॉर्म हो गए. वो 2 या 3 प्लेटफॉर्म इतना कंट्रोल रखता है, ये लाइक अ वॉल्ड गार्डन. अगर मान लीजिए आप एक व्यापारी हो या मैन्युफैक्चर हो, अगर आपको डिजिटल कॉमर्स में ट्राई करना है तो आपका 2 ही चांस है. एक, खुद सेटअप करो पूरा पोर्टल, पूरा मार्केटिंग, पूरा कस्टमर एक्विजिशन, बहुत लॉन्गर मुश्किल है. सो इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन क्या है, एक्सिस्टिंग प्लेटफॉर्म में जा. अगर एक्सिस्टिंग प्लेटफॉर्म में जाए, सिर्फ उसका कंज्यूमर को आप विजिबल है. सो बिकॉज ऑफ दैट, या 2 या 3
प्लेटफॉर्म्स बिकम सबसे स्ट्रांग होता है। अगर वो ई कॉमर्स ले लो, फूड में दे दो, ट्रैवल में दे दो, मोबिलिटी में दे दो। सो हम ओएनडीसी क्या कर रहा है, ऐसा टेक्नोलॉजी बना रहा है। इफ आई जस्ट पुट इन अ सिंगल वर्ड लाइक इन इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन वी हैव HTTP, हियर यू कैन से इट्स HTTP ऑफ कॉमर्स। ओके, उसका मतलब है any seller can become part of any selling integrator or application. He is visible to about 1 billion consumers, and that 1 billion consumers will be brought by telcos लेके आएगा, बैंक लेके आएगा, fintech करेगा। So you are talking about democratization. उसका मतलब है बहुत सारा incentive है, specialization and innovation. ओके, अगर selling platform हो, buying platform हो, उसका मतलब क्या होता है, ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा। जब तो ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा, प्राइस विल बिकम मोर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। किसी का दैट इज द स्पिरिट ऑफ ओएनडीसी। तो इफ आई अंडरस्टैंड इट करेक्टली सर, ओएनडीसी एक प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेस है, जहां पर 1 बिलियन से ज्यादा आपके पास कस्टमर्स हैं, और जो भी सेलर्स हैं जिनके पास सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करना चाहते हैं, वो आपके प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, राइट सर? एक छोटा करेक्शन है भाई साहब जी, ये प्लेटफॉर्म नहीं है, नेटवर्क है। Okay. उसके मतलब में बहुत सारा प्लेटफॉर्म पूरा इंटरकनेक्ट हो जाएगा, जैसे बहुत सारा वेबसाइट इंटरकनेक्टेड है। ठीक बात है। अब सर, जो बड़ी पिछले हफ्ते 10 दिन से चर्चाएं चल रही, जब से ओएनडीसी ने बड़े लेवल पर ये शुरू किया है कि अब आप भी सारी वो सर्विसेज देंगे जो दूसरी ई कॉमर्स कंपनीज दे रही थी, लाइक ग्रोसरी सेल, फूड रिलेटेड सर्विसेज और मे बी शॉपिंग एंड एवरीथिंग। क्या वाकई में एक बड़ा कंपटीशन बाकी ई कॉमर्स कंपनियों के लिए आने वाला है, और क्या आप इस कंपटीशन को बहुत ज्यादा मतलब उनके लिए मुश्किल वाला मामला होने वाला है? ना, जैसे हमने एक्सप्लेन किया, ये ओपन नेटवर्क में सब सेक्टर्स आ सकता है। अगर फूड आ सकता है, या मोबिलिटी आ सकता है, या फैशन आ सकता है, सब कुछ आ सकता है। सो हर लोग जो आता है, बड़ा या छोटा, एक रूल से बिहेव करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट रूल, मेकिंग एवरीबडी इंटरऑपरेबल मतलब मैंने आपको समझाया, अगर एक ही प्लेटफॉर्म में आप सेलर होगो, सब प्लेटफॉर्म का बायर से विजिबल होना चाहिए। एक ही प्लेटफॉर्म का बायर हो, सब सेलर को विजिबल होना चाहिए। उसका मतलब है अभी अडॉप्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। आजकल ई कॉमर्स का अडॉप्शन कितना 6-7% है, सेलर का शायद 2-3% है। ये मान पूरा अडॉप्शन जितना बढ़ जाएगा, जैसे आपको पता, आपने देखे होंगे यूपीए से क्या हो गया, अडॉप्शन एकदम बढ़ जाएगा। सो हमारा यही इच्छा भी है, कॉन्फिडेंस भी है, अगर बेटा अभी जो है उसको भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नहीं ज्वाइन, सेम रूल में एवरीबडी विल बी ट्रीटेड इक्वली। सो दैट वे इट इज गिविंग मोर कंपटीशन, इट इज नॉट एक्सक्लूडिंग एनीबडी, बट ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा, इसलिए फेयर प्राइस हो जाएगा। परफेक्ट सर। सो नाउ मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कुछ भी चार्जेस कस्टमर से स्विगी, जोमेटो, दूसरी इस तरह की कंपनियां लेती है, उसके कंपैरिजन में ओएनडीसी कितना चार्ज ले रहा है, और क्या यही चार्जेस आप मेंटेन करेंगे, या इवेंचुअली जब आपके पास कस्टमर साइज बड़ी हो जाएगी तो आप भी चार्जेस बढ़ा देंगे? दो आपको समझाने में मैं कोशिश करूंगा। पहले अभी जो प्लेटफॉर्म है उसमें प्लेटफॉर्म डिसाइड करता है क्या चार्ज है, राइट सर। अगर स्विगी या अमेजोन या एक्स या वाई है, पूरा सेलर या बायर उसमें करना पड़ेगा। ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क का मतलब है जो जो प्लेटफॉर्म इसमें जुड़ जाता है वो सबको अपना पॉलिसी कर सकता है, क्योंकि ओएनडीसी आपने समझा है ये सेक्शन 8 कंपनी है, उसका किसी को डिविडेंड नहीं देना है, उसको कोई लिस्टिंग का कुछ प्लान भी नहीं है। उसका मतलब है सिर्फ या ऑपरेटिंग कॉस्ट मेंटेन करना, इतना सबसे अभी तो फ्री है, इवेंचुअली थोड़ा एकदम कम ही करते हैं, क्योंकि देयर इज नो सेंट्रल सिस्टम प्लेटफॉर्म, कुछ भी हम चढ़ाने का जरूरत नहीं। सो डिफरेंट sellers will be able to have their own schemes. Today, a manufacturer cannot have his scheme in the existing platform, or a seller or a vyapari. Tomorrow, a change हो जाएगा. So, like in the physical market, it will become truly democratic. So, that is a big difference. क्वेश्चन सर, ये भी बताएं कि क्या आप सेलर से या बायर से किसी तरह का, बायर से तो नहीं आपने बता दिया, सेलर से आप किसी तरह का कोई चार्जेस लेते हैं, या फिर जब आप टॉप प्रेफरेंसेस में जो दिखाते हैं तो उसके लिए कोई चार्जेस आप सेलर से लेते हैं? अगर कोई
इसलिए देयर इज नो टॉप प्रेफरेंस, नथिंग दिखाता है, क्योंकि हम सेलर से अभी कुछ नहीं लेते हैं. इवेंचुअली लॉन्ग टर्म देयर विल बी सम वेरी वेरी मॉडरेट चार्जेस टू मेक ONDC a self-sustaining entity. So the difference, that is a big difference. And there again, we do not, no platform can take any special charges or commissions or advertising charges from any seller and show a difference in priority. Priority ऐसा होगा, buyers choose करेगा, मेरे को sort करना है प्राइस में, डिलीवरी टाइम में, या रेटिंग में, या कोई पैरामीटर से जो बायर को सॉर्ट करना है वही आ जाएगा, क्योंकि बायर एप्लीकेशन बायर का एजेंट है, सेलर का एजेंट नहीं हो. ये तो सर रियल डेमोक्रेसी होगी, बट इसमें दो चीजें हैं. पहली चीज तो है कि क्या फिर आप ये कह रहे हैं कि आपका ONDC नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, आपको एट कॉस्ट आपको चलाना है. तो फिर दूसरा सवाल इसमें यह है, पहला तो ये कि क्या आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरा ये अगर ऐसा है तो अभी जो आप कूपन्स कुछ देते हैं, डिस्काउंट्स अगर आप कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए दे रहे हैं, तो ये कब तक चलेगा, क्या बाद में आप डिसकंटिन्यू कर देंगे, जरा ये बताइए सर. दो आपको समझाना. एक तो ये नया चीज है, लोग को एक जंप स्टार्ट करना, वो जंप स्टार्ट करने के लिए हम कुछ स्पेशल फॉर थोड़ी देर के लिए दिया है. बट ये प्लेटफॉर्म का ये इंपॉर्टेंस है, जो आता है, जो नया डिफरेंट कंपनी, सेलर प्लेटफॉर्म, बायर प्लेटफॉर्म्स एक्सेट्रा जब तो आएगा, वो सब अपना स्पेशल स्कीम हो सकता है, का सेलर को अट्रैक्ट करना है, बायर को अट्रैक्ट करना है. हमारा जो कर रहा है, हम तो जंप स्टार्ट करने के लिए सिर्फ दे रहा हूं, उसके बाद मार्केट विल टेक इट्स ओन कोर्स. कोशिश सर, एक और सवाल ये कि अभी तो सपोज मैं किसी कंपनी से कोई ऑर्डर करता हूं, ऑर्डर के में अगर प्रोडक्ट खराब निकला या सर्विस में डिले हुआ, तो मुझे पता है कि इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. आपके प्लेटफॉर्म पे चूंकि ONDC की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो फिक्स कैसे होगी? अगर प्रोडक्ट की डिलीवरी टाइमली नहीं हुई, क्वालिटी खराब है, तो कौन जिम्मेदार होगा? देखो, आप हमेशा एक बाइंग प्लेटफॉर्म में जाएगा. मान दीजिए आप अभी आजकल 12 बाइंग प्लेटफॉर्म ऑलरेडी लाइव है हमारे हिसाब से, और बहुत सारा भी आ रहा है, बैंकर्स आ रहा है, फिनटेक आ रहा है, टेलको आ रहा है. सो फॉर अ कंज्यूमर, आप इसको सिर्फ ये आता है, मेरे को खरीदना कुछ, मैं एक बाइंग प्लेटफॉर्म, मेरे को जो अच्छा है उधर जाएगा, उधर जाके पहले बोला मेरे को क्या चाहिए. सो बाइंग प्लेटफॉर्म आपको वो सोर्स करने के लिए मदद करता है. सिमिलरली आपको कोई कंप्लेंट हो गया, आप सिर्फ बाइंग प्लेटफॉर्म के पास जाएगा. बाइंग प्लेटफॉर्म और सेलर्स के हिसाब बीच में जो कनेक्टिविटी है, कॉन्ट्रैक्ट है, डिजिटली साइन कॉन्ट्रैक्ट है, फाइनेंशियल मार्जिन रखा हुआ है, ये सबसे बाइंग प्लेटफॉर्म ये सॉल्व करने के लिए, जैसे अभी जो प्लेटफॉर्म कर रहा है वैसे ये भी सॉल्व करेगा. इधर उधर घूमने का जरूरत पड़ेगा नहीं. अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसका भी पूरा ऑनलाइन सिस्टम बनाया. लास्ट लाइन में इवन ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी बनाया हुआ है. आपने ये देखे हो गए ना, फाइनेंशियल सेक्टर में भी, यूपीए में भी ऐसे हुआ है ना, जहां आपको कंप्लेंट है उधर जाएगा. देखो, जब फाइनेंशियल सेक्टर में जब तो आपको पैसा ट्रांसफर हो गया, मुश्किल हो गया, तो आप जो कंपनी से ट्रांसफर करने की कोशिश किया, आप उधर जाएगा, पीछे के बाकी पूरा वो टेक अपने आप कनेक्टिविटी से मैनेज करता है. ओके कोशिश सर, एक और सवाल ये कि सपोज मैं और माय सन हु इज यूजिंग ऑल काइंड ऑफ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, स्विगी से, जोमेटो से हम ऑर्डर करते हैं, या कहीं भी शॉपिंग अमेजोन से कर रहे हैं, जो भी डायरेक्टली कर रहे हैं, क्या ऐसा कंपेलिंग रीजन है कि मैं वो डायरेक्टली छोड़कर ONDC के प्लेटफॉर्म से मैं ये सारा काम करने शुरू करूं? एज ए कंज्यूमर, एज ए कस्टमर मैं जानना चाहता हूं, मुझे आप ऐसा एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं? 2-3 चीजें. एक तो थे एक ही प्लेटफॉर्म से, देखो अभी मान लीजिए हमारे 2-3 सेक्टर से चालू गया, फूड है, ग्रोसरी है, अभी फैशन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग मोबिलिटी हमने चालू किया है. उसका फायदा है कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म से सब कुछ खरीद सकते हैं, एक फायदा है. दूसरा, जैसे इसका फेयरनेस के हिसाब से ज्यादा ऑप्शन आपको मिलेगा, क्योंकि आदि तो सेलर का विजिबिलिटी ई-कॉमर्स सेक्टर में 2-3% की है. जब तो ऐसा एक ओपन प्लेटफॉर्म है, बहुत सारा ऑप्शन, आप सिर्फ नॉट जस्ट फॉर द फाइनेंशियली वेल ऑफ पीपल इन सिटी और इन टाउन और इन स्मॉल टाउन, बट सबके लिए हो जाएगा. बट आप और हम के लिए ज्यादा ऑप्शन हो रहा है, मेरी बेटर प्राइस मिलेगा, और मेनी थिंग्स कैन कम फ्रॉम वन सिंगल प्लेटफॉर्म. परफेक्ट. बहुत बहुत धन्यवाद कोशिश सर, आपने हमें समय दिया और पूरे ONDC के प्लान्स और किस तरह से कंज्यूमर्स को फायदा हो सकता है और किस तरह से आपका प्लेटफॉर्म काम करेगा, किस तरह से आप डेमोक्रेसी लाने का इरादा रखते हैं पूरे इस ई-कॉमर्स स्पेस में, उसके लिए आपने बातचीत की. धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.
थैंक यू सर। तो टी कोशी सर ओएनडीसी से बताते हैं, और पिछले पूरे हफ्ते भर में आपने ओएनडीसी का नाम हजारों बार सुना है, ये भी समझ में आया कि किस तरह से कंपटीशन हो रहा है। तो हमने सोचा कि हर रोज हम लिस्टेड कंपनियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन कभी कभी अनलिस्टेड कंपनियां जो लिस्टेड कंपनियों को बड़ी तरह से चुनौती दे रही है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। आइए बढ़ते आगे, जैन साहब से करते हैं मुलाकात। जैन साहब से 10 की कमाई का स्टॉक लेना है। जैन साहब बताएं सर। जैन साहब आप म्यूट है, जरा अनम्यूट करें प्लीज। यस, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, बहुत ही अच्छा आपने शो लाया ओएनडीसी, इनफैक्ट लिस्टेड की जगह पे अनलिस्टेड की, क्योंकि बहुत ही हॉट टॉपिक है, बर्निंग टॉपिक, सब जगह इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है और इस पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी निकलेगी। और ये इनफैक्ट आज तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी आई आपके शो को देखने के बाद। मुझे लगता है कि ये शो ओएनडीसी के बारे में जब भी कुछ अवेयरनेस का प्रोग्राम होगा तो ये जरूर से देखा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आई विल सर्टेनली ट्वीट अबाउट इट। तो अनिल जी, आज जो स्टॉक है वो ऑलरेडी कुणाल जी ने और राकेश जी ने दे दिया है, और जो कुणाल जी थोड़ा बहुत भूल रहे थे तो वो था क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। तो ये आरके से अब एसआरके पिक हो गई है आज, तो संदीप और राकेश और कुणाल पिक हो गई है, और गजब का स्टॉक है। देखिए क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का मैंने पूरा नोट्स बना लिया था सबसे पहले, जनरली मेरे पास आते हैं 10 की कमाई में, बट इस बार लास्ट में आए हैं, बट ठीक है, पहले का फायदा उनको मिला, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बट मुझे लगता है ये कंपनी गजब है। मैंने जेम्स में भी स्टॉक को कवर किया हुआ है। एनबीएफसी एमएफआई है, नीदरलैंड्स की एमएनसी है, उन्होंने टेक्निकल्स और चार्ट्स और पूरा ब्रेकआउट वाले जो सारी चीजें बताई दी। तो अब मैं थोड़ा फंडामेंटल्स पे आता हूं। लार्जेस्ट एमएफआई है इंडिया की, 15-16% के लगभग इनकी मार्केट शेयर है। एनपीएस अच्छे खासे नीचे आए हैं, इनफैक्ट जीएनपीए 1.71 तक आ गए हैं, और एनएनपीए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्टर में देखने के लिए 0.59 ओनली। और आप देखिए और कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, 3.8। और सबसे बढ़िया बात है डेट इक्विटी रेशियो इज आल्सो वेरी लो, 2.32। जनरली फाइनेंस कंपनीज में डेट इक्विटी रेशियो तो रहेगा ही, और बहुत अच्छा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। पिछले 5 साल की प्रॉफिट की कैगर 36%, सेल्स की कैगर 26%, एनआईएम्स आर वेरी गुड एट 12%। और मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है। दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, टीटीएम बेसिस पे 640 करोड़ कंपनी ने कमाया। दिसंबर 2021 में नेट प्रॉफिट 127 करोड़ से 197 करोड़, यानी कि 200 करोड़ अब देखना है। बाकी सारे एमएफआईज और फाइनेंस कंपनीज के गजब के रिजल्ट्स आए हैं, तो यहां पे भी अच्छा ही आएगा। तो मुझे लगता है कि, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखिए एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है, प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग 74% टिपिकली जो एमएनसीज का रहता है। एफआईआईज डीआईआईज 22% स्ट्रॉन्ग होल्ड करते हैं, सम वेरी गुड नेम्स, और पब्लिक शेयर होल्डिंग सिर्फ 4%। तो इसलिए और मुझे लगता है कि इसमें जो तेजी आएगी और बहुत जल्दी पकड़ेगी। 1400 रुपया का टारगेट मेरे हिसाब से 1500 आरके ने दिया है, एसआरके 1400-1500 करीब का टारगेट। ओके, 1400-1500 तक के टारगेट के लिए 1400 की जिम्मेदारी जैन साहब की, 1400 से 1500 की जिम्मेदारी कुणाल जी राकेश जी की। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण ये है स्टॉक खरीदारी करने के लिए आए। पालविया साहब तैयार है अपनी शॉर्ट टर्म पिक के साथ, बताएं सर। तो अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक रहेगी किर्लोस्कर ब्रदर्स। लास्ट वीक में अगर हम देखें तो स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट दिया, और आज भी देखें तो फॉलोअप बाइंग यहाँ पे बनते हुए दिखी। तो जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे बने हैं किर्लोस्कर ब्रदर्स, हमें लगता है शॉर्ट टर्म में एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगी। 615 से लेके 630 तक की अपसाइड हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस होगा करीब 530 के आसपास। ओके, तो किर्लोस्कर ब्रदर्स ये है वो स्टॉक जहां पर आपको खरीदारी करने के लिए शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर आती है। सेठी साहब बताएं सर आपकी शॉर्ट टर्म पिक। अनिल जी, जो आज की मेरी शॉर्ट टर्म पिक है, एक पसंदीदा स्टॉक है। स्टॉक का नाम है जेन टेक्नोलॉजीज, जो अभी 301 के लेवल पे ट्रेड करता है। इस स्टॉक को मैंने बजट वाले दिन भी मेरी बजट पिक फॉर द ईयर दिया था, वहां से बहुत अच्छे अपसाइड दिखाए। उस समय 190 के लेवल पे था। ये एक भारत की एक लीडिंग ड्रोन बनाने वाली कंपनी है, और जिस तरह से ड्रोन में सरकार भी कई सारे अपने एजेंडा है सरकार का, ड्रोन पे फोकस कर रही है, और मेक इन इंडिया और डिफेंस पे तो है ही है सरकार का फोकस। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा। हाल ही में तिमाही नतीजे है मार्च क्वार्टर के बहुत ही अच्छे थे। 23 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल 5 करोड़ का पैट था। मुझे, और आजकल ड्रोन्स का यूसेज एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर फूड डिलीवरी एप्स भी ट्रायल रन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस स्टॉक को खरीदने की सलाह, और 320 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 290 का स्टॉप लॉस। अनिल जी, अब आपको समझ में आ गया है क्योंकि इसके शॉर्ट टर्म टारगेट राउंड फिगर में नहीं हो सकते। नहीं, बिल्कुल वो तो बात सही है। अब इसमें तो 400 का आप शॉर्ट टर्म टारगेट तो नहीं दे सकते, पॉइंट एक्सेप्टेड सर। लेकिन एक मासूम सा सवाल आया यहाँ पर, जेन टेक्नोलॉजी और जेनसार टेक्नोलॉजी दोनों में से अगर चूज करना तो ज्यादा पसंद क्या है आपको?
अनिल जी वैसे दोनों ही पसंद है, लेकिन हाल के दिनों में अभी अब इन लेवल्स पे जेन टेक्नोलॉजी ज्यादा पसंद है, बिकॉज जेनसार में अच्छी तेजी हो गई पिछले 2-3 दिनों में रिजल्ट्स के बाद। और फॉलोअप क्वेश्चन है एंकर, उन्हें तो सवाल बहुत आते हैं मुझे। जेनटेक, जेनसार और जेनसाब, तीनों में से सबसे ज्यादा क्या पसंद है? अरे जेनसाब पसंद है, जेनसाब। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सेठी साहब इसके लिए। देखो जैन साहब का चेहरा ऐसा, मतलब 24 कैरेट स्माइल एकदम आ रही है जैन साहब के चेहरे पे, बिल्कुल। तो आपने प्रसन्न कर दिया जैन साहब को। धन्यवाद सेठी साहब, पालिया साहब एसपीएल के लिए, और साथ ही बग्गा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का पूरा विश्लेषण देने के लिए। सुमित जी, कुणाल जी, राकेश जी, हिमांशु जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जैन साहब का तो शुक्रिया वैसे ही जैन साहब को देने की जरूरत नहीं, आज तो दिन वैसे ही बन गया सेठी साहब के कमेंट के बाद। धन्यवाद आप सबका। बाजार एकदम मजबूत, 44,000 का लेवल आप बैंक निफ्टी पर देख ही चुके हैं, 18,400 के बेहद करीब है निफ्टी भी। जबरदस्त एक्शन में भारतीय बाजार। इस शो में इतना ही। हम ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ और बेहतरीन शो, लेकिन शो का समापन करेंगे देश के प्रति सम्मान के साथ। आइए, जय हिंद।